watching my YouTube channel Study with Fida Hussain. We are going to discuss Chemistry Metric Chapter number 1. आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा है और अब जो ये हमारा टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ मास एक्शन. ये एग्जाम में जरूर आता है और इस पे प्रॉब्लम्स भी होते हैं. आपको इस टॉपिक के बारे में एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं. तो दिस लॉ वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट्स सीएम गुलबर्ग एंड पीटर वेज. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ जो है ना वो दिया था. और इस लॉ की डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. कहते हैं किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, यानी एक रिएक्शन कितना फास्ट होता है, स्लो होता है, उसका जो रेट है होने का, अकरिंग का, वो डायरेक्टली रिलेशनशिप रखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स. मतलब ये कह रहा है कि आपके पास जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट्स के साथ उसका ताल्लुक है. और रिएक्टेंट्स के किस चीज के साथ? रिएक्टेंट के मोल्स के साथ नहीं, मास के साथ नहीं, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के साथ. ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले थोड़ा इसको समझिए कि ये जो लफ्ज मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, इससे हम क्या मतलब ले रहे हैं? इससे मतलब है कि किसी भी चीज के मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल पर वॉल्यूम. ठीक है, आमतौर पे हम मोल पर वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो हम लेते हैं डीएम क्यूब में. जब हम डीएम क्यूब में वॉल्यूम लेते हैं तो फिर हम इसको नाम देते हैं मोलरिटी का. इसका मतलब है, ये लफ्ज मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा इसलिए मैं पहले इसको क्लियर कर रहा हूं कि मोलर कंसंट्रेशन ये आखिर है क्या? मोलर कंसंट्रेशन है मोल पर डीएम क्यूब, यानी डीएम क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है, तो वॉल्यूम का यूनिट फिर डीएम क्यूब लिखेंगे. मतलब अगर आपके पास किसी चीज का 1 मोल पड़ा है एक डीएम क्यूब सॉल्वेंट में, तो आप कहोगे उसकी जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर डीएम क्यूब है. तो हम रिएक्टेंट्स जब इस्तेमाल करते हैं या प्रोडक्ट, उनकी कंसंट्रेशन लेते हैं और उनकी कंसंट्रेशन से मुराद उनके मोल पर डीएम क्यूब, मतलब सॉल्यूट के मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्वेंट. अब आगे बढ़ते हैं. अच्छा, दूसरा टर्म आ रहा है एक्टिव मास. एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे सेम चीज है, दोनों का यूनिट सेम है, सब कुछ सेम है. ठीक है, यहाँ हम उस मास की बात कर रहे हैं जो रिएक्शन करेगा, जो एक्टिव है, वो मास जो एक्टिव है, जो टेक पार्ट कर रहा है रिएक्शन में. तो डेफिनेशन आपको यहाँ ऐसे समझ नहीं आएगी. हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. देखिए हमारे पास इस वक्त कितने रिएक्टेंट हैं? 2. ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है. ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो रेट है, डेफिनेशन हमें बता रही है कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन. लेकिन यहाँ पे एक मसला है, हमें ये एरोज दिखा रहे हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. क्या है ये? रिवर्सिबल रिएक्शन है. डबल एरोज हैं. इसका मतलब है कि पहले ए और बी फॉरवर्ड जाते हैं, सी डी बनते हैं, फिर सी और डी वापस आकर ए बी बनाते हैं. ठीक है, तो पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के रेट की बात करेंगे, फिर हम बैकवर्ड डायरेक्शन के रेट की बात करेंगे. तो रेट ऑफ एफ, मैंने यहां पे स्मॉल एफ लगाया, दिस इज फॉर फॉरवर्ड. रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन. के लिए हम ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं. यहां पे मैंने लिखा ए एक रिएक्टेंट है और यहां पे मैंने लिखा बी जो दूसरा रिएक्टेंट है. ठीक है, और इनके आगे जो यहां पे रेड से स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखे हुए हैं, ये इनके कोफिशिएंट्स हैं. दीज आर कोफिशिएंट्स. और ये कोफिशिएंट्स हमें क्या दिखाते हैं? मैथ के लैंग्वेज में हमने इनको कोफिशिएंट कहा, लेकिन केमिस्ट्री में ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं. दीज आर नंबर ऑफ मोल्स. तो इसका जो पावर है वो ए है, इसका पावर बी. ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2, 3 होता तो हम वो उसको पावर के फॉर्म में देते. यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज्ड बाय इट्स पावर एंड बी रेज्ड बाय इट्स पावर.
उसके बाद इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं, हम दो चीजें देते हैं, इक्वल टू और हम कांस्टेंट देते हैं। यहां पे कांस्टेंट है के और इस के को हम स्मॉल एफ लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि फॉरवर्ड डायरेक्शन का ये कांस्टेंट है। और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये जो ब्रैकेट्स हैं स्टूडेंट्स, इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। और यहाँ पे मैंने जो कंसंट्रेशन की वजाहत दी है, इस कंसंट्रेशन को हम इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्टेंट प्रोडक्ट व्हाटएवर इसमें लिखा हुआ हो, हम इसको पढ़ते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू, ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पे के एफ क्या है, के एफ इज रेट कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन है। बात करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन की। देखें, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन होगा तो उस वक्त हमारे सी और डी जो है ना वो रिएक्टेंट होंगे, दे विल बी रिएक्टेंट। सो फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ स्मॉल बी यानी बैकवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज्ड बाय पावर स्मॉल सी एंड डी raised by power small d. Rate of backward direction is directly proportional to molar concentration of C and molar concentration of D, because for reverse reaction, for backward reaction, C and D are our reactants. Rate B is equal to KB, molar concentration of C and molar concentration of D. यहां तक स्टूडेंट्स हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्वेशंस बना दिए। हमारे पास ये जो इक्वेशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन की इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की इक्वेशन है, रेट इक्वेशन, ठीक है, रेट इक्वेशन ऑफ फॉरवर्ड, रेट इक्वेशन ऑफ बैकवर्ड। अब हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम वाली हालत आती है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर इक्विलिब्रियम वाली हालत आती है, उस हालत का नाम क्या होता है, उस हालत, इक्विलिब्रियम वाली हालत, उस हालत को कहते हैं जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन जो है ना वो दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मतलब अब आपके पास इक्विलिब्रियम वाली हालत आ गई। जब इक्विलिब्रियम वाली हालत आ गई उस वक्त क्या होता है, उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम वाली हालत पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके बराबर है, के एफ molar concentration of A and molar concentration of B raised by their powers A and B is equal to backward direction RB, इसका रेट किसके बराबर है, KB and इधर लिखेंगे C raised by power C and D raised by power D। स्टूडेंट मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के वैल्यूज लिखे हैं, उनके मैंने फार्मूलाज लिखे हैं, ठीक है, जिसके वो बराबर है। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे पास इधर है के एफ जो है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, इधर है के बी, इसको इधर लाते हैं, इक्वलिटी को इस तरफ आएगा तो ये जाके डिवाइड करेगा, के बी इज इक्वल टू, उस तरफ मेरे पास क्या बचा, मेरे पास है C और D, इनके मोलर कंसंट्रेशन पावर C एंड D अपॉन, अब इसको A और B को मैं उधर भेजूंगा, ये उधर जाके डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर मेरे पास ये आ गया A और ये आ गया B, इसका पावर A, इसका पावर B।
यहां तक स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना एक रेशियो आ गया है ऑफ रेट कांस्टेंट्स KF upon KB. This is a ratio of rate constant of forward direction and backward direction. और इस तरफ हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा हुआ है। इन दोनों को हम एक दूसरे टर्म के बराबर करते हैं जिसका नाम है KC। KC यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं KC जो है ना बराबर कर रहा हूं KF और अपॉन KB के। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, लेकिन इस वक्त हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम वाली हालत में है, इसलिए हम एक नया कांस्टेंट यहां पे मुतारफ करा रहे हैं जिसका नाम है KC, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि अब रिएक्शन ना फॉरवर्ड में है ना बैकवर्ड में है, अब इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इस लिहाज से फॉरवर्ड डायरेक्शन के कांस्टेंट्स अपॉन बैकवर्ड डायरेक्शन के कांस्टेंट इसके रेशियो के बराबर है। तो इन दोनों की जगह पे जब मैंने KC लिखा तो मेरे पास KC इज इक्वल टू, इस तरफ जो भी है वो सेम है, C की मोलर कंसंट्रेशन पावर C, D की मोलर कंसंट्रेशन पावर D अपॉन A की मोलर कंसंट्रेशन और B की मोलर कंसंट्रेशन पावर B। ये इक्वेशन कहलाती है द इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। इसमें जो KC है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको ये जरूर लग रहा है कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम वाली हालत आ गई है। CD जो कि प्रोडक्ट है, नीचे क्या है AB जो कि रिएक्टेंट है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि KC प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन इसके बराबर है। यानी हमारे पास जो KC है, ये KC को हम कैसे डिफाइन करेंगे? KC इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इट इज रेशियो बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम वाली हालत पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो उनके मोलर कंसंट्रेशन होते हैं, उनका जो रेशियो होता है उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या KC कहते हैं। इस बात को अब मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में K फॉर कांस्टेंट होता है और C फॉर कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन। आप ये ना कहिएगा कि C फॉर कांस्टेंट, नहीं, K फॉर कांस्टेंट, C फॉर कंसंट्रेशन। इट इज अ रेशियो बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, पहले ऊपर प्रोडक्ट फिर नीचे रिएक्टेंट, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। स्टूडेंट्स यहां पे एक और बात कि ये जो KC है, ये जो रेट कांस्टेंट है, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। आप अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन चेंज करोगे, KC की वैल्यू चेंज नहीं होगी, KC की वैल्यू सेम रहेगी। मतलब द वैल्यू ऑफ KC ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? क्या टेम्परेचर बढ़ाने से KC की वैल्यू बढ़ती है और टेम्परेचर कम करने पे KC की वैल्यू कम होती है? इसका जवाब है नहीं। टेम्परेचर कम या ज्यादा करने पे KC की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। आप अगर मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ताला आपको अपनी मंजिल में कामयाब करे और अल्लाह ताला राह इल्म में ये मेरी छोटी सी खिदमत मकबूल फरमाए। विश यू लक।